पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास इतनी दौलत थी कि यदि वह चाहता तो पूरी एक सड़क को चांदी के सिक्कों से पाट सकता था और एक गली को सोने से सजवा सकता था। लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। वह इतना चतुर था कि एक तांबे का सिक्का भी तब तक नहीं देता जब तक बदले में चांदी का सिक्का न मिले। लोग उसे सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक और होशियार व्यापारी मानते थे। परंतु दौलत किसी को अमर नहीं बनाती। समय की चाल चल ही पड़ी और एक दिन वह व्यापारी दुनिया से चला गया। उसके मरते ही उसकी सारी दौलत उसके इकलौते बेटे को मिल गई। पर बेटा अपने पिता से ठीक विपरीत निकला। जहाँ पिता ने हर सिक्के को संभाल कर रखा था, वहीं बेटा हर सिक्के को हवा में उड़ाने लगा। वह हर रात बड़ी बड़ी दावतें करता, नाच गानों में समय बिताता और पैसों से पतंगें बनाकर उड़ाता। एक बार समुद्र किनारे गया तो वहां पत्थर की जगह सोने के सिक्के तैरा रहा था। यह देख लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे उसका खजाना खाली हो गया। अब उसके पास न घर रहा न दावतें, केवल 4 आने, एक घिसा हुआ जूता और एक पुराना कोट बचा था। वो दोस्त जो कभी उसके साथ शराब के प्यालों में छात देखे करते थे, अब उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसकी हालत पर हंसने वाले बहुत थे, पर मदद करने वाला एक ही निकला। उस दोस्त ने उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दे दिया और कहा, ले जा इसे। अब तेरे पास जो कुछ भी बचा है उसमें यही तेरे काम आ सकता है। पर उसके पास रखने के लिए कुछ था ही कहाँ। वो बक्सा खाली था और खुद भी खाली महसूस कर रहा था। इसलिए उसने खुद को ही उस बक्से में डाल लिया, बस यूं ही, बिना सोचे। और तभी कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन बंद किया और ताले को हल्का सा दबाया, बक्सा हवा में उड़ने लगा। धीरे धीरे वह ऊपर उठता गया। छतों से ऊंचा, फिर पेड़ों से, फिर चिमनियों से भी ऊपर। अब वह बादलों के बीच पहुंच चुका था। नीचे धरती एक छोटी सी तस्वीर लग रही थी। बक्सा चरमरा रहा था और लड़के का दिल धड़क रहा था। क्या यह उड़ता बक्सा टूट जाएगा? क्या वह आसमान से गिर पड़ेगा? पर किस्मत ने साथ दिया। बक्सा उड़ते उड़ते जाकर तुर्की देश की जमीन पर उतरा। थोड़ी देर जंगल में रहा। लड़के ने बक्से को पत्तों के नीचे छिपाया ताकि कोई चुरा न ले, और फिर पैदल शहर की ओर चल पड़ा। उसकी हालत देख कोई उसे अलग नहीं समझ पाया, क्योंकि तुर्कों की जमीन पर लोग अजीब तरह के कपड़े पहनते थे। घिसे जूते और पुराना कोट वहां आम थे। इसलिए वह बिना पहचाने शहर की गलियों में उतर गया, एक नई शुरुआत की तलाश में। शहर की ओर जाते हुए व्यापारी का बेटा एक पथरीली सड़क पर चला जा रहा था। धूप मध्यम थी और हवा में दूर के बाजार की महक घुली हुई थी। तभी उसने देखा, सामने एक आया एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए चली आ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और बच्चा रोता जा रहा था। लड़का रुक गया और पूछ बैठा, ओ तुर्की आया, शहर के बाहर जो ऊंचा किला है, जिसकी खिड़कियां इतनी ऊंची हैं कि जैसे आसमान से बातें कर रही हों, वह कैसा है? उसमें कौन रहता है? कोई राक्षस? आया मुस्कुराई और बोली, नहीं साहब, वहाँ कोई राक्षस नहीं। वहाँ तो हमारी राजकुमारी रहती हैं, जिन्हें एक भयानक भविष्यवाणी के कारण महल से दूर इस ऊंचे किले में बंद कर दिया गया है। कौन सी भविष्यवाणी? लड़का उत्सुक हो गया। यही कि एक दिन कोई प्रेमी उन्हें बहुत गहरा दुहक देगा। इसी डर से राजा रानी ने उन्हें ऊंचाई पर उस किले में बंद करवा दिया, जहां कोई झांक भी न सके। जब तक राजा रानी महल में नहीं रहते, कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। व्यापारी का बेटा यह सुनते ही चौंका। उसकी आंखों में जैसे कोई जादू भर गया हो। वह बिना कुछ कहे आया को धन्यवाद देकर तेजी से जंगल की ओर भागा, जहां उसका उड़ता हुआ बक्सा छिपा था। वह बक्से में बैठा और ताला दबाया। बक्सा हवा में ऊपर उठा, बादलों को चीरता हुआ सीधे उस ऊंचे किले की छत तक पहुंचा। चांदनी रात थी। छत पर सन्नाटा था। एक खिड़की खुली थी। वह भीतर घुसा और देखा, एक सोफे पर राजकुमारी सो रही थी। उसका चेहरा जैसे चांद की चमक में नहाया हुआ हो। घुंघराले बाल उसके कंधों पर यूं बिखरे थे जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें ध्यान से सजाया हो। लड़का उसके सौंदर्य को देखता ही रह गया और अपने को रोक न सका। धीरे से उसके माथे को चूमा। राजकुमारी की पलकें हिलीं और वो जाग गई। एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर वह चौंक गई, पर डर को छुपाते हुए बोली, कौन हो तुम? लड़के ने मुस्कुराते हुए झूठ बोल दिया, मैं तुर्कों का भगवान हूँ, हवा की सवारी करके तुम्हें देखने आया हूँ। राजकुमारी के चेहरे पर आश्चर्य और रोमांच की मुस्कान फैल गई। किसी ने पहली बार उसकी ऊंचाई को छुआ था। पहली बार वह खुद को अकेली नहीं महसूस कर रही थी। वह पास बैठे बातें करने लगे। लड़का उसे कहानियां सुनाने लगा, लेकिन ये कहानियां साधारण नहीं थीं। ये कल्पना से बुनी हुई थीं, जो सीधे दिल में उतरती थीं। तुम्हारी आंखें, उसने कहा, जैसे जंगल के नीले सरोवर, जहां विचार जल परियों की तरह तैरते हैं।
तुम्हारा माथा, वह बोला, बर्फ के शिखर जैसा है जिसमें ऐसे राजमहल बसे हैं जिनकी दीवारों पर चित्र बोलते हैं। राजकुमारी उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसने सारसों की कहानी सुनाई जो आकाश से उड़कर नन्हे बच्चों को धरती पर छोड़ते हैं। उसने हर कहानी में ऐसा जादू भरा कि राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। जब रात ढलने लगी उसने राजकुमारी से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त है। क्या? शनिवार को आना। उस दिन मेरे माता पिता यहाँ शाम की चाय पर आएंगे। उन्हें गर्व होगा कि मैं तुर्कों के भगवान से विवाह कर रही हूँ। पर एक बात याद रखना, मेरी माँ को नीति सिखाने वाली कहानियां पसंद हैं और पिताजी को हंसी मजाक वाली। तुम्हें उन्हें कहानियां सुनानी होंगी। व्यापारी का बेटा मुस्कुराकर बोला, शादी का सबसे बड़ा तोहफा मैं आपको परियों की कहानियां लाकर दूंगा। राजकुमारी ने उसे एक अद्भुत तलवार सौंपी जिसकी मूठ पर बड़े बड़े सोने के सिक्के जड़े थे। वहीं वह उसकी सबसे जरूरी जरूरत थी। लड़के ने धन्य भाव से तलवार ली और वादा किया कि इन कहानियों की गहराई और मिठास से राजा रानी के दिल भी खिल उठेंगे। बक्सा खोलकर वह उड़ चला और पहली चुप्पी में ही पास के बाजार गया। वहां उसने नया राजसी कोट खरीदा, सिल्क का, तार तार सुनहरी कढ़ाई के साथ। कोट की चमक देखकर लोग हैरान हो उठे, पर उसने मुस्कुराकर आगे बढ़ दिया। फिर वापस जंगल की ओर लौटा, जहां अकेलेपन में बैठकर उसने अपने दिमाग के किसी कोने से परियों की कहानियां खंगालनी शुरू की। ये आसान काम नहीं था। कहानी में रोमांच, हंसी और जीवन का संदेश तीनों समेटना जरूरी था। दिन रात सोचता रहा। पत्तों की सरसराहट में शब्द गढ़ता गया और अंततः उसने 2 अद्भुत कथाएं रची जो शनिवार की सुबह तक तैयार थीं। शनिवार की शाम आई। राजा रानी, मंत्री, सतपुरोहित और दरबार के सभी मान्यवर राजकुमारी के कमरे में इकट्ठा हुए, मशरूम की चाय की प्याली हाथ में लिए। सबकी निगाहें व्यापारी के बेटे पर थीं जो राजसी कोट में सजीव लगता था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब सुनाओ हमें कोई नीतिवर्धक परियों की कहानी। राजा ने थपकी दी, और उसमें थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। लड़के ने शीशे सी आवाज में हामी भरी और अपनी पहली कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले एक वंशांजलि थी, गंधक की माचिसें। वे अपने ऊंचे कुल पर बड़े गर्वीले थे क्योंकि उनका वंश एक महान चीड़ के पेड़ से जुड़ा था। वे उस पेड़ की मात्राएं थीं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जिनमें वंश की महिमा बसती थी। उनका परिवार चमचमाते लोहे के बर्तन और चमचमकाते चकमक के डिब्बे के बीच रहता था। हर सुबह उन्हें हीरों जैसे ज्वेल से सजी ओस की चाय मिलती और सूरज की किरणें सीधे उन पर पड़ती। वे किले की राजसी बाथरूम सी जगह पर खिलखिलाते, जबकि अन्य माचिसें ठंड में कंपकंपी से जूझती। लेकिन एक दिन एक लकड़हारे ने आकर सब कुछ पलट कर रख दिया। चीड़ के पेड़ से उन्हें और उनके परिवार को काटकर अलग कर दिया गया। एक टहनी को तो बड़े जहाज की मस्टर मस्तूल बनने की नौकरी मिली। अब वह समंदर के पार पर जाकर दुनिया देखता है। पर बाकी सबको नर्म रसोई की आंच में जलाने की जिम्मेदारी मिली। जो पहले ऊंचे कुल की माचिसें थीं, अब रसोई के अंधेरे को जगाने वाली साधारण माचिसें बनकर रह गईं। नक भी अपनी उपाधि को इतना महत्व मत देना कि खुद की असल जिंदगी बचपन की उन साधारण खुशियों से दूर हो जाए। कहानी सुनते ही दरबार में एक हल्की सी हलचल हुई। राजा रानी और सब अतिथि सोच में डूब गए। अचानक मंत्री हंस पड़ा। वाह, काट कर अलग करना भी एक कथा काटना ही है। सत्ता की भाषा में भी ये शब्द जैसे एक नई खाल फांद गए। लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहला कार्य सफल हुआ था, पर अभी दूसरा रोचक किस्सा बाकी था। जब पहली कहानी समाप्त हुई तो महल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। राजा ने आंखें मूंद लीं, मानो कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। रानी ने गला खनखारा और कहा, बहुत गहरी बात कही गई, पर क्या अगली कहानी भी ऐसी ही कुछ कहेगी? लड़का मुस्कुराया और बोला, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि घर की हर चीज में बसने वाली आत्मा की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो हम अक्सर नहीं सुन पाते, पर वह हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। एक सुंदर सजा धजा रसोई घर था। वहां एक ताक पर बहुत से बर्तन रखे थे। गंधक की माचिसें, लोहे का बर्तन, चकमक डिबिया, मिट्टी का घड़ा और कुछ प्लेटें। सबका अपना घमंड था, अपना अनुभव और अपनी बात। तभी ताक पर रखा लोहे का बर्तन बोला, मेरा जीवन बाकी सबसे अलग रहा है। मैं जन्म से ही आग पर रहा हूँ। हर बार रगड़ा गया, जलाया गया और तब जाकर लोगों की भूख मिटाई। मैं ठोस काम करता हूँ, इसलिए इस घर में मेरा नंबर सबसे ऊपर है। फिर उसने आंखें मूंद कर कहा, मुझे दिखावा पसंद नहीं। मेरा एक ही शौक है, साफ सुथरा रहना, ताक पर बैठना और अपने दोस्त से मीठी बातें करना। बाकी सब बर्तन चाहे बाजार की बातें करें या कुएं की। मैं उस टोकरी को नहीं पसंद करता जो बाजार से खबरें लाती है। उसका मिजाज जरा आजाद किस्म का है
और ऐसी आजादी मुझे खटकती है। एक बार उसका गप सुनकर बेचारा मिट्टी का घड़ा इतना डर गया कि खुद ही फर्श पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। यह सुनकर चकमक डिबिया झल्ला गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, लोहे के बर्तन। चलो अब कुछ हल्की फुल्की बात करे। ये घर कहानी सुनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, न कि ज्ञान की पिटारी के लिए। और उसने अपने स्टील की चकमक को रगड़ा, चिंगारियां फूटी और माचिस भी चहक पड़ी। हाँ, चलो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। कौन है सबसे बड़ा? तभी मिट्टी का घड़ा, जो अब तक चुपचाप था, धीरे से बोला, मुझे अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आप सब चाहें तो मैं एक कहानी सुना सकता हूँ। ऐसी कहानी जो हम सब पर लागू हो सकती है। शुरुआत करो। घड़े मियाँ। प्लेटें बोल पड़ी। तुम्हारी आवाज में कुछ पुरानी मिट्टी जैसी सच्चाई है। और मिट्टी का घड़ा अपनी शांत आवाज में कहानी कहने लगा। मेरी जवानी एक शांत घर में बीती। हर हफ्ते वहाँ की मेज कुर्सियां पॉलिश की जाती थीं। हर दूसरे दिन फर्श धोया जाता था और हर 15वें दिन पर्दे धोकर प्रेस किए जाते थे। वहाँ हर चीज अपने समय पर चमकती थी। मुझे लगता था कि यह सादगी ही असली शान है। मैं कोने में रखा एक घड़ा था, चुपचाप लेकिन जरूरी। कभी मुझ में पानी रखा जाता, कभी फूल। पर जब बाजार की बातें, अफवाहें और ऊंच नीच की होड़ घर में घुसने लगी तो वो सादगी धीरे धीरे बिखर गई। अब लोग चीजों की कीमत उनकी चमक से आंकने लगे, उनकी जरूरत से नहीं। और एक दिन किसी की हल्की सी टक्कर से मैं गिर गया, चकनाचूर हो गया। यह कहकर व्यापारी का बेटा चुप हो गया। महल में फिर से शांति छा गई, पर इस बार वो बोझिल नहीं, गहन थी। राजा ने धीरे से कहा, यह घड़ा कोई साधारण पात्र नहीं था, उसमें हर घर की आत्मा बोल रही थी। रानी ने आह भरी। मुझे यह कहानी बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। जब मिट्टी के घड़े की कहानी समाप्त हुई तब पंखों वाला झाड़न लहराता हुआ आगे आया। उसकी आवाज में चंचलता थी। तुम्हारे कहने का ढंग बड़ा रोचक है, इतनी सफाई, इतनी कोमलता। कभी कभी तो ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री बोल रही हो। पानी की बाल्टी भी हंसती हुई उछली। हाँ, सच में, बिल्कुल सच कहा तुमने। मिट्टी का घड़ा थोड़ी संकोच भरी गरिमा के साथ मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी कहानी में कोई भारी ज्ञान नहीं था, बस अनुभव था, वो भी सादगी से भरा। फिर झाड़न ने एक सूखे अजवायन के पौधे की माला बनाई और घड़े के गले में डाल दी। उसे पता था बाकी बर्तन चिढ़ेंगे, पर वह मुस्कुराकर बोला, आज जिसकी इज्जत करोगे कल वही तुम्हारी इज्जत करेगा। तभी बड़ा चिमटा सीधा हुआ और गरज कर बोला, चलो अब नाचते हैं। और जैसे जादू हो गया, सारे बर्तन, प्लेटें, केतली, माचिसें सब नाचने लगे। हे भगवान, वे कैसे कैसे टांगें फैला रहे थे। हंसी मजाक से पूरा रसोई घर जैसे महफिल बन गया। कोने में बैठी कुर्सी का कवर, जो यह दृश्य देखने की कोशिश कर रहा था, इतना खिंच गया कि बीच से फट गया। पर सब हंसते रहे। जब नृत्य थमा तो चिमटे ने फिर मांग की, हम सबके लिए भी माला होनी चाहिए। और हाँ, उन्हें भी माला पहनाई गई। माचिसें चुप थीं, पर उनके मन में जलन की लौ भड़क उठी। ओछे छोटे लोगों की भीड़ है ये, उन्होंने सोचा, पर कुछ कहा नहीं। अब बारी थी समोवर की, जो थोड़ी गायिका थी। सबने उसे गाने को कहा, पर वह बहाना बना बैठी, मुझे ठंड लग रही है। पर सच्चाई यह थी, वह घमंडी थी। वो सिर्फ मालिक और मालकिन के सामने खाने वाले कमरे में गाती थी। खिड़की की चौखट पर पड़ा पुराना कलम, जो नौकरानी की लेखनी बन चुका था। उसने धीरे से कहा, समोवर गाए या न गाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को बड़ा समझती है, पर सादगी तो उस कोयल में है जो पिंजरे में बैठी है। उसे न गाना सिखाया गया है, न पढ़ाया गया, फिर भी उसका गान दिल को शांति देता है। केतली, जो समोवर की सौतेली बहन थी, तुरंत भड़क गई। ये ठीक नहीं है, हम किसी बाहर की चिड़िया को क्यों सुने? क्या यह देशभक्ति है? बाजार की टोकरी गरज उठी, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या यही तरीका है शाम बिताने का? अब सब चीजों को उनकी जगह पर रखा जाए, फिर मैं निर्णय दूंगी। तुरंत शोर मच गया, हल्ला करो, हल्ला करो। हर कोई चिल्लाने लगा, जैसे कोई मेला लग गया हो। उसी क्षण दरवाजा खुला, नौकरानी अंदर आई। सारी चीजें फौरन चुप हो गईं। सब अपनी जगह पर लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नौकरानी ने एक माचिस उठाई, उसे जलाया। तीली की नोक सुलगी और रोशनी फैल गई। माचिस मन ही मन सोचने लगी, अब सब देख सकते हैं कि असली बड़ा कौन है। क्या आग जलाते हैं हम, क्या रोशनी है हमारी। लेकिन उसी रोशनी में उसका अंत भी छिपा था। तीली जल गई, राख हो गई। सच्ची महानता अक्सर ऐसे ही खत्म होती है, शब्द नहीं छोड़ती पर प्रकाश दे जाती है। इतनी गहराई भरी कहानी सुनकर रानी की आंखें भीग गईं। वह बोली, यह बहुत सुंदर कहानी थी। मुझे सचमुच लगा कि मैं रसोई में उन बर्तनों के बीच बैठी हूँ। माचिस की तीली की आखिरी चमक ने मेरा मन छू लिया। हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे, उसने कहा, और राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। राजा ने पीठ थपथपाई, हंसते हुए बोला, सोमवार को विवाह होगा, अब तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। इतवार की शाम पूरा शहर मानो किसी जादुई महोत्सव में डूबा हुआ था। हर गली, हर नुक्कड़ रोशनी से जगमगा रहा था।
मीनारों पर फूलों की झालरें, छतों पर दीपों की कतारें, हवा में मिठास और शहनाई की धुनें। शहर भर में बांटे जा रहे थे बन और शाही बिस्कुट, बच्चे नाच रहे थे, गली के आवारा लड़के सीटी बजा रहे थे और हर दिल एक ही नाम गा रहा था, तुर्कों का भगवान और राजकुमारी की शादी। वो दृश्य देखकर व्यापारी का बेटा भी रोमांचित हो उठा। उसने सोचा, शादी मेरी है, कुछ खास मुझे भी करना चाहिए। वह बाजार गया और ढेर सारी रंग बिरंगी आतिशबाजियां खरीद लाया। फिर अपने उड़ते बक्से में बैठा और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। आकाश में वह एक देवदूत की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने आतिशबाजी छोड़ी, पूरा आसमान रंगों से भर गया। लाल, नीला, सोना, हरा, हर रंग की चमक जैसे सितारों से बातें कर रही थी। गगन में फूल बरस रहे थे, बिजलियां नाच रही थीं। सारे तुर्क लोग आश्चर्य से झूम उठे, कई तो खुशी में उछल पड़े और अपने स्लीपर तक खो बैठे। अब कोई संदेह न रहा, वह सचमुच तुर्कों का भगवान था। जब आतिशबाजियां खत्म हुईं, तो वह बक्से में बैठकर वापस जंगल लौटा, पर मन उसका चुप नहीं था। वह सोचने लगा, चलो शहर में जाकर लोगों की बातें सुनता हूँ, कैसे मेरे चमत्कार का वर्णन हो रहा होगा। शहर की गलियों में वह छिपकर घूमता रहा। हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। मैंने स्वयं भगवान को देखा। उसकी आंखें तो चमकते सितारों जैसी थीं, उसकी दाढ़ी तो समुद्र की लहरों सी लहराती थी। वो आग के चोगे में लिपटा था और उसकी परतों से देवदूत झांक रहे थे। लड़का इन बातों को सुनकर फूला नहीं समा रहा था। कल उसकी शादी थी, पर बक्सा खुश होकर वह लौट आया जंगल में, अपनी जादुई उड़ती सवारी बक्से की ओर। पर जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। जहां कभी बक्सा था, अब वहां सिर्फ जली हुई राख थी। वो बक्सा जिसने उसे बादलों में उड़ाया, राजकुमारी से मिलवाया, कहानियों में जादू उड़ेला, अब राख में बदल चुका था। एक छोटी सी आतिशबाजी की चिंगारी उस बक्से पर गिरी थी और धीरे धीरे सब कुछ स्वाहा हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न बक्सा, न कोई रास्ता और न अपनी दुल्हन तक पहुंचने का साधन। उधर बेचारी राजकुमारी पूरे दिन छत पर बैठी नजरें गड़ाए इंतजार करती रही। हर बादल में उसकी आंखें उसका प्रिय ढूंढती रहीं। आज भी वह छत पर है। समय बीत गया, पर वह लड़का कभी नहीं लौट सका। अब वह व्यापारी का बेटा दुनिया भर में घूमता है, कहानियां सुनाता है, पर वे पहले जैसी नहीं रही। अब उनमें गंधक की माचिस जैसी हल्की फुल्की बात नहीं होती। अब उनमें छिपा होता है वियोग, बर्बादी और एक छोटी सी भूल की भारी कीमत। शिक्षा, कभी कभी अहंकार की एक चिंगारी वो सब राख कर देती है, जिसे बनाने में कई कहानियां, कई रिश्ते और कई सपने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्यों कि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।